सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभागों में जो उत्तर के महान पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज उसके आगे उत्तर भारत के महान मैदानों के बारे में हम बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मैदानी भाग हैं उन्हें हम उत्तर के महान मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों तथा गौणतः सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यानी जो गाद अवसाद जो वो लेके आते हैं अपने साथ, उनका जब जमाव हुआ, निक्षेपण हुआ इन भागों में, तो धीरे धीरे इन मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिसमें मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद निक्षेपित हुए और भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। यह मैदान पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। इस मैदान के अवसादों की गहराई औसत रूप से 1000 से 2000 मीटर तक बताई जाती है। इस मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 150 मीटर है औसत रूप से। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे मैदान और ज्यादा ऊंचाई लिए हुए है। मुख्य रूप से अंबाला और सहारनपुर के मध्य का जो भाग है वो इन मैदानों का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, जो करीब 290 मीटर के करीब है। इन मैदानों में ही चावल, गेहूं, गन्ना आदि प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है और यही मैदान प्राचीन काल में भी सभ्यता के विकास का केंद्र रहे हैं और आज भी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण इसी मैदान में पाया जाता है। यानी आप देखेंगे कि जितने भी राज्य जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है वो सारे के सारे इन्हीं मैदानों में विस्तृत हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो, पंजाब, हरियाणा हो। उत्तर भारत के मैदान का उच्चावच की दृष्टि से जो विभाजन है, यानी वहां पाए जाने वाली जो भू आकृति जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर यदि हम इन्हें बांटे तो आप देखेंगे नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो ये पर्वतीय भाग दिखाया गया है जो हिमालय है, और हिमालय में इसे 3 भागों में बांटा गया है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में जब आप चलेंगे तो ये देखिए कि यहाँ पे ये जो भाग है ये भाबर कहलाता है। इसके आगे का जो भाग है वो तराई कहलाता है। और जैसे जैसे और आगे आप बढ़ेंगे तो मूल जो मैदानी भाग है जिसमें 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं, एक बांगर जो ऊंचाई वाले भागों में मिलेंगी और खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में निचाई वाले भागों में मिलती है, नदी घाटी के क्षेत्रों में। तो इस डायग्राम से हम इसके उच्चावच के विभाजन को देख सकते हैं। उत्तर भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण क्रमशः भाबर और तराई तथा जलोढ़ मैदानों में बांटा जाता है। जलोढ़ अवसादों की आयु के आधार पर जलोढ़ मैदान को पुनः बांगर व खादर नाम के उप भागों में बांटा गया है, जैसा इसमें दिया गया है नीचे। भाबर क्या है? शिवालिक के दक्षिण में ये वाला जो भाग है आप देखिए, मोटे मोटे कुछ ग्रेवल्स टाइप यानी बजरी की तरह के कण दिखाए गए हैं। तो शिवालिक के दक्षिण में और उसके समानांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसे भाबर कहा जाता है। जब नदियां पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं, यहाँ से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो कंकड़, पत्थर व भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वत के किनारे पर कर देती हैं, यानी पदीय भाग पे इन्हीं भागों में करेंगी और इन्हीं अवसादों से भाबर का निर्माण हो जाता है। और पर्वतों से उतरने के बाद भाबर में ये नदियां करीब करीब विलुप्त हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। लेकिन अगले ही क्षण जो इसके दक्षिण वाला भाग है जिसे हम तराई कहते हैं, भाबर के दक्षिण में और उसके समानांतर विस्तृत 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को तराई कहा जाता है।
इस पट्टी में नदियां पुनः भाबर के बाद बाहर निकलकर सतह पर प्रवाहित होने लगती हैं। यानी इस भाग में नदियां विलुप्त हो गई थी और यहाँ पे फिर ये नदियां वापस सरफेस पे आ जाती हैं। उसके कारण क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है इस भाग के अंदर, हम ये जानते हैं। लेकिन इन नदियों की कोई नदी द्रोणी नहीं होती, कोई नदी घाटी नहीं होती, और इसीलिए ये क्षेत्र दलदल व कीचड़ में बदल जाता है। लेकिन आर्द्रता के कारण अधिक आर्द्रता होगी, इसके कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का बेहतर विकास हुआ है। यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से यानी बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफी संपन्न माना जाता है। जलोढ़ मैदान जो है, जलोढ़ मैदानों का निर्माण तब होता है जब नदियां अपने साथ लाए गए महीन व सूक्ष्म अवसादों को समतल क्षेत्र में निक्षेपित कर देती हैं। इस मैदान में विसर्प, ऑक्सबो या विसर्प झील पाई जाती हैं तथा थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद बाढ़ आती रहती है। लंबे समय से नदियों द्वारा इन मैदानों में जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण किया जा रहा है। इसीलिए जलोढ़ निक्षेप की आयु के आधार पर जलोढ़ मैदान को दो उप भागों में बांटा जाता है, एक जिसे बांगर कहा गया है और दूसरा जिसे खादर कहा गया है। बांगर का क्या मतलब है, पुराने जलोढ़ मैदानों को बांगर कहा जाता है। यानी इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई नदी घाटी जब अपनी घाटी के अंदर बहती है तो लगातार वो जमाव करती है, लेकिन धीरे 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 नदी की घाटी जो है वो कटाव के कारण नीचे चली जाती है। तो अब जो नए जमाव होंगे वो नीचे के धरातल पे होंगे और पुराने वाले जमाव जो है वो ऊंचाई पे रह गए। तो जो पुराने जमाव हैं वो बांगर कहलाते हैं। ये बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होते हैं और खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। यानी हम कह सकते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर है। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। ये प्राय बाढ़ के मैदानों में स्थित होते हैं और यहाँ प्रति वर्ष नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेप का नवीनीकरण होता रहता है। और चूंकि यहाँ पे नवीनीकरण होता है इसलिए ये भाग सर्वाधिक उपजाऊ वाला होता है। उपयुक्त विभाजन के अलावा उत्तर भारत के मैदान को प्रादेशिक आधार पर निम्नलिखित रूप में बांटा जाता है। यानी 4 भागों में प्रादेशिक आधार पर रीजनल डिवीजन जो है इनका, एक पंजाब के मैदान, एक राजस्थान मैदान, एक गंगा का मैदान और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप इस मानचित्र से देख सकते हैं, ये है, ये पंजाब हरियाणा वाला भाग मैदान है, ये राजस्थान मैदान है, ये गंगा का मैदान है जिसे फिर से इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। ये पूरा का पूरा जिसमें अपर गंगा, फिर मिडल गंगा मैदान और फिर लोअर गंगा मैदान, और ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र मैदान। तो इस प्रकार से 4 विभाजन प्रादेशिक रूप से मैदानों के होते हैं। सबसे पहले पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, क्योंकि ये नदियां दोनों देशों में बहती हैं। यह मैदान करीब 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो करीब 250 मीटर बताई गई है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि जो बांगर है, पुरानी जलोढ़ भूमि, उसे बैडलैंड कहा गया है या अनुर्वर भूमि कहते हैं। बेट क्या है, बेट पंजाब मैदान के खादर क्षेत्र हैं, यानी नए जलोढ़ के मैदान हैं जो बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी क्यों है, क्योंकि खादर वाला क्षेत्र है जो नवीन जलोढ़क मिट्टी है जिसमें नवीनीकरण हर साल नदियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा उपजाऊ है। शिवालिक से जुड़ी उत्तरी भाग में सक्रिय धाराओं का एक जाल तीव्र अपरदन क्रियाओं को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी अवनालिकाओं का निर्माण होता है। ये जल धाराएं चोस के नाम से जानी जाती हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले में इनकी बहुतायत पाई जाती है। इसके अलावा नदियों के बीच का जो भाग होता है, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहा जाता है। दोआब
क्योंकि मुख्य रूप से पंजाब के अंदर बहुत सी नदियां बहती हैं, तो उन नदियों के बीच का जो मैदानी भाग है उसे अलग अलग दोआब के नाम से जाना गया है। जैसे सतलज व व्यास के मध्य का जो भाग है उसे बिस्त दोआब कहा गया। फिर व्यास व रावी के मध्य के भाग को बारी दोआब कहा गया। रावी व चेनाब के मध्य के मैदानी भाग को रेचना दोआब कहा गया। चेनाब व झेलम के मध्य के भाग को चज दोआब कहा गया। और झेलम और चेनाब जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं, उनके और सिंधु के मध्य का जो भाग है उसे सिंध सागर द्वाब के नाम से जाना जाता है। ये क्रम से यदि आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे यदि आप जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ये नदियां बहती हैं और उसी आधार पे अलग अलग नाम इनके मैदानी भागों को दिया गया है। बिस्त द्वाब, बारी द्वाब, रेचना द्वाब, चज और सिंध सागर द्वाब। राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक के विस्तृत है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा भी है। राजस्थान बांगर की उर्वरक भूमि को रोही कहा जाता है। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है, यानी राजस्थान नहर भी इसे कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के मैदान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहा जाता है, यानी पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे बालसन कहा गया है। और चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है, यानी बिल्कुल एक बालसन जो क्षेत्र है उसके बीच में यदि पानी इकट्ठा हो गया तो वो इस प्रकार की जो झीलें हैं उनको प्लाया कहा जाता है। सांबर झील बालसन का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें पलाया के अच्छे उदाहरण हैं। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालूका स्तूपों से ढका हुआ है, ये हम जानते हैं। फिर गंगा का मैदान, तो उत्तरी के मैदान, उत्तर के जो भी मैदान हो उनमें गंगा का मैदान सबसे ज्यादा विस्तारित है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल तक है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रग्रत निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया, जिससे अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती जाती है। यानी आप गंगा के मैदान में पूर्व यानी पश्चिमी बंगाल से लेकर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा का क्रम कम होता जाता है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से बिहार वाला जो भाग है वहां हम जानते हैं कोसी जैसी नदियां हैं जहां लगातार हर वर्ष बाढ़ आती रहती है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती हैं क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्ग के रूप में बहती हैं। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में जल से भरे ऐसे गर्त को बील कहा जाता है। बील। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र द्वार के नाम से जाना जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर की तरफ उनको द्वार कहा जाता है। फिर अंतिम जो मैदानों का जो विभाजन है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में है।
यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। मुख्य रूप से आसाम में इसका ज्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नदी द्वीप यहाँ बन जाते हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भी ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है, जिसे माजुली द्वीप के नाम से हम जानते हैं, माजुली द्वीप। और एक तरह से अब धीरे धीरे पर्यटन की दृष्टि से भी काफी विकसित ये धीरे धीरे हो रहा है। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिणी किनारों का ढाल मेघालय की तरफ का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है। यानी उत्तर की तरफ ढाल ज्यादा तीव्र है और दक्षिण की तरफ कम तीव्र है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित संकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखर झील, बील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए हैं। यानी और अधिक आर्द्रता हमें यहाँ देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जो मानसून का समय होता है तब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की भी समस्या हम बार बार देखते हैं। असम वाला जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है। ये उत्तर के मैदानों के बारे में जो विभाजन दिया हुआ है उसके बारे में हमने बात की। मित्रों, जैसा आपको पता है कि कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा एक नया कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है, ज्ञान दूत नाम से। और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन क्लासेस इस समय जारी हैं। विभिन्न विषयों की ऑनलाइन क्लासेस आप चाहें तो इस कार्यक्रम के थ्रू आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से विषयों करीब करीब सभी विषयों की क्लासेस इसमें चल रही हैं और करीब 40,000 विद्यार्थी इससे अब तक जुड़ चुके हैं। आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस QR कोड से स्कैन करके अपने मोबाइल में उन सभी विषयों के लिंक तक आप जा सकते हैं। YouTube लिंक दिया हुआ है और एक मैंने लिंक यहाँ दिया है। यदि आप इस लिंक के द्वारा भी चाहें तो उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप ये समय है जब कॉलेजों में कक्षाएं सीधे मोड पे नहीं हो पा रही हैं, इस समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से हमारे आयुक्त महोदय श्रीमान संदेश जी नाइक के द्वारा ये नवीन कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि इस पैंडेमिक के समय भी विद्यार्थियों की शिक्षा है वो खराब ना हो और उनको लगातार ज्ञान मिलता रहे। मेरा ये निवेदन है कि आप इन सभी कार्यक्रमों से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।